मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मेरा एग्ज़ाम पास होगा। ये मेरी गारंटी है कि मेरा एग्ज़ाम पास होगा। पढ़ने के लिए नोट्स और करने के लिए कोचिंग हो या ना हो कोई बात नहीं, वो तो मैं भी दे दूंगा टेलीग्राम में, कोई भी कोचिंग का नोट्स या वीडियो, वो भी फ्री में। लेकिन कंपलसरी है लास्ट 20 डेज का प्लान होना। अगर आपके पास लास्ट 20 और 22 डेज का प्लान नहीं है तो आप पास होते हुए एग्जाम को फेल हो सकते हो। तो बहुत जरूरी है लास्ट 20 डेज का प्लान होना। अगर आप नए हो और जून में एग्जाम दे रहे हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिसने एग्जाम दिया है उसको पता है। अगर लास्ट टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आप जीती हुई बाजी हार सकते हो। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमें लास्ट का 20 और 22 डेज मैनेज कैसे करना है, इसका टाइम टेबल कैसे बनाना है। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब कोई ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर शुभम मिलावर और आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 20 और 22 डेज को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो समझो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता और आप यहाँ पर फंस गए तो सोचो कि आपको कंफ्यूजन और आपका मूड और आपको डिप्रेशन एंजाइटी इतना होगा कि आपकी जीती हुई बाजी भी आप हार सकते हो। जिसने एग्जाम दिया है उसको पता है वो लास्ट टाइम में एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक आता है, वो हमने फेस किया है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो मुझे लगता है कि आपने भी फेस किया है। और जो नए बच्चे हैं जो जून में एग्जाम देना चाहते हैं, आई थिंक उनको नहीं पता और ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि भाई होता क्या है ना, लास्ट टाइम हमें उस टाइम एक ही चीज माइंड में आती है कि भाई मैं जितना पढ़ा था, जितना मैंने स्टडी किया था, मैं सब भूल गया। मैं खुद फंस गया था लास्ट टाइम में। हमारा एग्जाम था 20 जन को और मैं था अराउंड 1 दिसंबर के आसपास। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है और अपना टेबल कैसे बनाना है, कि मुझे इस 20 डेज में करना क्या है, कितना रिवीजन देना है, कितना क्यू बैंक देना है, कितना जीटी देना है और कब कब देना है। तो कृपा हुई ऊपर वाले की मुझे एक ऐसे आदमी मिले जिन्होंने बताया कि मुझे लास्ट 20 डेज में करना क्या है और उसे मैनेज कैसे करना है। तो ये चीजें मैंने खुद फॉलो किया है। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर कर दूं कि आपको भी लास्ट टाइम में एंजाइटी अटैक हो, पैनिक अटैक हो, डिप्रेशन और वाला कि यार भगवान मैं सब भूल गया, जो मैंने पढ़ा था मैं सब भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये वाला मौका आपके पास ना आए, एक कंडीशन आपके पास ना आए। तो बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैटर नहीं करता कि आपने 6 मंथ में या 2 ईयर में, 1 ईयर में कितना स्टडी किया है। मैटर करता है कि आपने लास्ट 20 या 22 डेज, 25 डेज में उसे मैनेज कैसे किया है। क्या आपने सारे सब्जेक्ट रिवीजन किया, क्या आपने क्यूबेंग किया, क्या आपने जीटी दिया, लेकिन जीटी कितना दिया, क्यूबेंग कितना किया, टाइम मैनेजमेंट कितना किया, टाइम मैनेज कैसे किया, ये मैटर करता है। लास्ट के दिनों के लिए अभी से प्लान नहीं बनाया तो आप लास्ट के दिन में फंस जाओगे। आप करो कुछ भी, जैसा करना है वैसा करो, जहां से करना है वहां से करो, मुझे फॉलो करना है मुझे फॉलो करो, नहीं करना है ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको अपना लास्ट 20 डेज का प्लान अभी से फिक्स करना है। अभी से नहीं तो कम से कम 2 महीने पहले से आप उस प्लान को बनाना स्टार्ट कर दो। कोई भी स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1-2 सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हो। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्गेनिक, पीएसएम, इससे रिस्क मत लेना। ये सब्जेक्ट तो आपको करना ही है। लास्ट के 20 डेज में यार आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसको मत पढ़ो। जो चीज 6 मंथ में याद नहीं हो पाई वो लास्ट के 20 डेज में मत करना। आपने जो स्टडी किया है पहले वही रिवीजन करना, नया कुछ भी मत पढ़ना और नए के चक्कर में मत जाना। जितना किया है वो बहुत है, आप उतना ही रिवीजन करना बस। लास्ट के 20 डेज में कुछ भी नया कंटेंट फॉलो मत करना और ना ही अपना कंटेंट चेंज करना और ना ही अपना सोर्स चेंज करना। तो सबसे पहले हम अपने 22 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 to 13 डेज एंड पार्ट 2 में 14 to 21 डेज। तो हमारा 22 डेज का स्टडी प्लान स्टार्ट होगा डे 1 के साथ। तो सबसे पहले हम देंगे जीटी। और जीटी इसके लिए नहीं देंगे कि हमें अपना रैंक देखना है, हमें अपना स्कोर देखना है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। 290, 200, 210, 160, 100, कितना भी आए मैटर नहीं करता। हम जीटी इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने सिली मिस्टेक देखें, वीक पॉइंट देखें और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। सिली मिस्टेक में आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, ट्रू लिखा होता है, फॉल्स लिखा होता है और लिखा होता है। ये एक सेंटेंस जैसे कि एक्सेप्ट, एक सेंटेंस आपका पूरा आंसर चेंज कर सकता है।
एक नॉट लिखा है या एक ट्रू लिखा है, एक फॉल्स लिखा है, वो आपका पूरा का पूरा आंसर चेंज कर सकता है। इस टाइप का सिली मिस्टेक हमसे बहुत होता है, तो हमें जीटी देना है अपने सिली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट और वीक पॉइंट के लिए, ना कि रैंक और स्कोर के लिए। तो डे 1 में हम अपना जीटी कंप्लीट करेंगे और हम उसका रिव्यू करेंगे कि हमारा गलती कहाँ हुआ है। अब बात होती है डे 2 से 14 डे तक। आपको कोई भी सब्जेक्ट करना हो तो उस टाइम को 2 भाग में डिवाइड कर दो कि हाँ, मुझे हाफ टाइम में रिवीजन करना है और हाफ टाइम में क्यू बैंक करना है या पीवाईक्यू करना है। क्योंकि लास्ट के टाइम में ओनली पीवाईक्यू करना या ओनली रिवीजन करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो 50% टाइम में आप रिवीजन करना, 50% टाइम में आप पीवाईक्यू करना। तो ये रहा प्लान। तो सबसे पहले है डे 2, 3, 4 सर्जरी ऑफ गायनी पीएसएम। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है इसके लिए आप एक एक दिन ले सकते हो। अगर आपको इसको डिवाइड करना है क्यू बैंक और रिवीजन में, अगर आप 12 आवर स्टडी कर रहे हो, मुझे 6 आवर में रिवीजन करना है और 6 आवर में पीवाईक्यू या क्यू बैंक करना है। और जो डे 5 हो गया उसमें आप ऑप्था कर लो, और आपका कुछ बाकी रहे सर्जरी ऑफ गायनी पीएसएम तो आप डे 5 में उसे ऑप्था के साथ कवर कर सकते हो। डे 6 है ईएनटी के लिए। ईएनटी से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 12, 13 या समटाइम 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट डे होना कंपलसरी है। डे 7 में हो गया बायोकेम और माइक्रोबायोलॉजी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए आप स्टार्टिंग से ट्राई करना, अपना बेसिक क्लियर करो, तो कंटेंट कम करो। अगर आपको भी बायोकेम और माइक्रो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है, मैंने अपने चैनल टेलीग्राम में कुछ वीडियो अपलोड किया है बायोकेम और स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के लिए। आप अगर उतना भी कर लोगे तो आपके कहीं ना कहीं 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लिंक नीचे मैंने दे दिया टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। और डे 8 में आप सारे शॉर्ट सब्जेक्ट रेडियो, आर्थो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थेसिया। साइकेट्री करना चाहो तो कर लेना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो साइकेट्री छोड़ देना। 5 नंबर का सब्जेक्ट छोड़ने के बाद भी आपके पास 295 क्वेश्चन है। डे 9 में आप करना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो डे 10 में आता है मेडिसिन। मेडिसिन आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, स्पेशली कार्डियोलॉजी और ईसीजी। डे 11 में करना पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी तो आपको करके ही जाना है, पैथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, पैथोलॉजी आपको करके ही जाना है। फार्माकोलॉजी भी करना है, डे 12 में आपको फार्माकोलॉजी भी करना है। ज्यादा कंटेंट फॉलो मत करना फार्मा के लिए, कम कंटेंट फॉलो करना, लेकिन और इसे कम से कम 3-4 टाइम रिवीजन कर देना एग्जाम तक कम से कम इसको 3 या 4 टाइम रिवीजन करके जाना एग्जाम में। और डे 13 में फॉरेंसिक और पीडियाट्रिक्स। तो अभी तक आपने डे 2 से लेकर डे 13 तक आपने सारे 19 सब्जेक्ट के एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया है। डे 14 में आपको देना है एक जीटी, क्योंकि आपने अभी तक सारे 19 सब्जेक्ट का एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया है। अब आप दोगे जीटी। ये जीटी भी इसलिए दोगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, सिली मिस्टेक अवॉइड करना, ना कि रैंक के लिए देना। और स्कोर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, स्कोर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं होता स्कोर से। आप देखना कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ रहा है बस। एग्जाम के एक वीक पहले जीटी दे दो, एग्जाम के 2 दिन या 3 दिन पहले जीटी मत देना, कभी भी मत देना। एक गलती लाइफ में मत करना, बाई चांस कोई भी रीजन हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण अगर आपका जीटी का स्कोर कम आया तो आपका मूड खराब होने वाला है, आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, पैनिक अटैक होगा कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्यू बैंक करो, लेकिन जीटी मत देना। कोई भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू उठा लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, लेकिन जीटी मत देना। सोचो कि आपका एग्जाम 21 को है, तो आपने डे 1 को दिया एक जीटी, डे 2 से डे 13 तक आपने सारा रिवीजन किया, और डे 14 को आपने दिया सेकेंड जीटी। क्योंकि 20 को तो आपको जर्नी करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर के लिए और 21 को एग्जाम है। अब बचा डे 15 से लेकर डे 19 तक। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजर है। 5-6 दिन का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी से फिक्स करना है कि मुझे एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले स्टडी क्या करना है, कैसे करना है और कौन से टॉपिक करना है। जो कंफ्यूजन है उसे छोड़ दो, लेकिन जो इजी टॉपिक है बस उसे रिवीजन करो। जैसे विटामिन हो गया, वैक्सीन हो गया, फिजियो में रिसेप्टर हो गया, मेडिसिन में ईसीजी हो गया, बायोकेम में प्रोटीन्स हो गया। इजी टॉपिक रिवीजन करना। जो कंफ्यूजन है उसे तो टच भी मत करना, क्योंकि टच करोगे तो आपका कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो ये रहा डे 15 से लेकर डे 19 तक कंटेंट। सबसे पहली बात, कोई भी नया कंटेंट फॉलो मत करना। जो आपने स्टडी किया है, रिवीजन किया है पहले, वही सेम कंटेंट देखना। यूट्यूब में कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, नया टीचर फॉलो मत करना। तो डे 15 में हम देखेंगे पैथोलॉजी और ऑप्था।
एग्जाम्पल के लिए आप 12 आवर स्टडी कर रहे हो, तो 12 आवर में 6 आवर पैथोलॉजी और 6 आवर ऑप्था के लिए, तो 6 आवर्स को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 आवर्स 3 आवर्स। 3 आवर में आपको रिवीजन करना है, जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवीजन करना है, और जो 3 आवर्स में सारे पीवाईक्यू एफएमजे सॉल्यूशन से करो, प्रेप से करो, मिस्ट से करो, मैरो से करो, कहीं से भी करो, लेकिन 3 आवर्स में सारे पीवाईक्यू करना है जो रिसेंटली पीवाईक्यू आए हैं। और उसके बाद आ गया सर्जरी और पीएसएम। सर्जरी और पीएसएम में भी सेम करना है, 6 आवर 6 आवर, और 6 आवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 आवर में रिवीजन, 3 आवर में पीवाईक्यू सेम। तो ये चीज सेम करनी है सारे सब्जेक्ट के लिए, नया कंटेंट फॉलो मत करना। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, आप देख सकते हो। सेम रूटीन फॉलो करना है, सेम चीज फॉलो करना है बस। जो डे 20 है इसमें आपको जर्नी करना है, आपको अपने एग्जाम सेंटर वाले सिटी में जाना है। तो इस दिन आप कोई पीवाईक्यू मत करना। लोग बोलते हैं कि हमें एग्जाम के पहले भी पीवाईक्यू करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पीवाईक्यू मत करना, क्योंकि पीवाईक्यू गलत होगा तो आपको एंजाइटी इंक्रीज होगी। इजी टॉपिक देखना है जो हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वैसा वाला टॉपिक देखना है। और 21 को रहेगा आपका एग्जाम। आप मस्त 5 बजे सो के उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना, और एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा करने के लिए। जाते टाइम प्रोटीन जरूर देख लेना, क्योंकि प्रोटीन से ऑलवेज 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रोटीन देख लेना, और ईएनटी में जो ग्राफ है, हियरिंग लॉस वाले, वो ग्राफ देख लेना बस। एक 2 चीज देख लेना एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे बस। फिर क्या दिक्कत है, एग्जाम पास। बोलना यही है कि एग्जाम होगा, पास करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मेरा पास होगा।